नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए सवालों की एक बेहतरीन कड़ी चल रही है, जिसमें आज हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। इस सेशन में देख रहे हैं कि क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। टोकरी में रखा एक आम हर मिनट में दोगुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह से आम से भर जाती है तो बताइए आधी टोकरी भरने में उसको कितने समय लगे होंगे। इस तरह के सवाल और भी बन सकते हैं। कैसे बनाया जा सकता है, ध्यान से समझेंगे। पहले इस सवाल को पूछने का तरीका ऐसे भी हो सकता है कि एक लैब है जिसमें बैक्टीरिया की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। हर मिनट क्या होती है? दोगुनी हो जाती है। और यदि वह जो लैब है 60 मिनट में भर जा रहा है या 30 मिनट में भर जा रहा है, तो बताइए उसमें आधा भाग उसका भरने में, आधा भाग बैक्टीरिया से भरने में उसको कितने मिनट लगे होंगे। इस तरह के भी सवाल इस पर बेस्ट पूछे जा सकते हैं। तो सवाल हम लोग पहला देखते हैं, क्या कह रहा है। टोकरी में रखा एक आम हर मिनट दोगुना हो जाता है। अर्थात हम ऐसे थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चले कि टोकरी में रखा हर आम हर मिनट दोगुना हो रहा है। इसका मतलब अगर मान लिया जाए कि फर्स्ट मिनट में अगर हम एक आम रखते हैं तो सेकंड मिनट में हम 2 आम रखेंगे। फिर थर्ड मिनट में हम कितना रखेंगे? 4। इसका डबल करेंगे। क्लियर है? फोर्थ मिनट में हम कितना? 8 आम रखेंगे। फिफ्थ मिनट में हम कितना रखेंगे? 16 आम रखेंगे। सिक्स्थ मिनट में कितना? 32। अगर सपोज डेट मान लिया जाए मेरे दोस्त कि छठे मिनट में ही टोकरी भर जाती है, यानी हमने जब 32 आम डाला, इसका मतलब टोकरी भर गई। इसका मतलब यह हुआ कि उसका आधा, यानी उस टोकरी का आधा, यानी 32 का आधा अर्थात 16 देख लीजिए कितने मिनट में डाला गया है, तो 5 मिनट में डाला गया है। इसका मतलब यह हुआ कि 5वें मिनट में जितना भी हमने डाल दिया, उसमें 5वें मिनट के बाद उससे सीधे डबल हो गया होगा, और डबल हुआ होगा तो क्या होगा? फुल हो गया होगा। मेरी बात समझिएगा। क्या हमने कहा? जितने मिनट में टंकी भर रही है या टोकरी भर रहा है, ठीक है, जितने मिनट में टोकरी भर रहा है उससे 1 मिनट पहले, उससे क्या 1 मिनट पहले उस टोकरी में आधा भरा हुआ होगा, तब तो अगले मिनट फिर डबल होगा, तो आधा का डबल क्या? पूरा हो जाएगा। और पूरा हो जाएगा अर्थात टोकरी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि टोकरी में एक आम हर मिनट दोगुना भरा जाता है, दोगुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह आम से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितने मिनट लगेंगे? तो कुछ नहीं करना है, 30 से 1 मिनट कम करेंगे, अर्थात यह हो जाएगा कितना? 29 मिनट इज द राइट आंसर। 29 मिनट इस सवाल का सही उत्तर होगा। ध्यान से समझना है। इसी सवाल को अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि बताइए उस टोकरी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, उस टोकरी का कितना? 1/4 भाग भरने में कितना समय लगा होगा, तो बताइए। अगर हम कहें कि ये टोकरी अगर 6 मिनट में भरती थी तो 6 मिनट में भरती थी तो 32 आम डाले जाते थे, तो 32 का 1/4 8, अर्थात कहने का मतलब कितना मिनट कम हो गया? 2 मिनट कम हो गया। इसका मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि अगर 1/4 भाग पूछेगा कि 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो जितना मिनट में वह टोकरी भर रही होगी उससे 2 मिनट लेस करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए 1/8 भाग भरने में कितना समय लगा हुआ होगा, तो 1/8 यानी 32 का 1/8 4, अर्थात देख लीजिए 3 मिनट कम समय लगा होगा। इसका मतलब यहां आ जाएगा जितने मिनट में भरेगा उससे 3 मिनट कम, उससे 3 मिनट क्या कम। यहां 1/4 भरने में क्या आएगा? जितने में वह भर रहा है उससे 2 मिनट कम। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर समझेंगे। जैसे इसी सवाल में हम करते हैं कि टोकरी में रखा है हर एक आम हर मिनट दोगुना हो जाता है और 30 मिनट में वह पूरी तरह से भर जाती है,
तो उसका आधा भाग भरने में 1 मिनट कम समय अर्थात 29 मिनट का समय लगेगा। लेकिन यही सवाल रहेगा कि 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो 1/4 भाग भरने में कितना 28 मिनट का समय लगेगा। कहेगा 1/8 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो 1/8 भाग भरने का मतलब हुआ 3 मिनट कम समय लगेगा अर्थात 27 मिनट का समय लग जाएगा। 30 में से 3 लेस कर लेंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? समझ में आ रही है। सवाल क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? आप ध्यान देंगे। एक तो तरीका यह है कि सबसे पहला चीज क्या है कि एवरेज स्पीड, औसत चाल, एवरेज स्पीड बराबर आप पढ़े होंगे टोटल डिस्टेंस बटा उस डिस्टेंस को कवर्ड करने में लिया गया कुल समय, यानी टोटल टाइम टेकन। कहने का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। ध्यान देंगे अगर हम लोग बात करें कि दूरी हमारे पास 75 किलोमीटर की है, दूरी हमारे पास 420 किलोमीटर की है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आती है। तो एक तो तरीका आपका यह होगा कि टोटल जो दूरी हो जाएगी वह 420 गया है और 420 वापस आया है, बटा 420 गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसका टाइम लगेगा 420 बटा कितना 75 प्लस 420 बटा 50 और इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा, इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे क्या है, लेकिन एक कंसेप्ट होता है मेरे दोस्त। क्या है? मान लिया जाए कंसेप्ट क्या कहता है कि 2 पॉइंट है, मान लिया जाए ए और बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर डी है, ए से बी की ओर गए या बी से ए की ओर आएंगे, तो दोनों केस में, दोनों स्थितियों में हमारे पास दूरी क्या होगी? बराबर होगी। हम क्या कह रहे हैं कि यहां से जब हम चल रहे हैं तो यहां से ए से बी की ओर हम जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं हम कैसे? x किलोमीटर पर आवर की चाल से, और रिटर्निंग के समय हमारी चाल जो हो रही है वह हो रही है क्या? y किलोमीटर पर आवर। तो आपको बता दें एवरेज स्पीड जो होती है देख लेंगे क्या है, d किलोमीटर गया और d किलोमीटर वापस आया अर्थात टोटल दूरी 2d हो जाएगी, बटा d किलोमीटर अगर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो d बाई एक्स प्लस d किलोमीटर ही y किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रहा है तो d बटा y, यानी ये समय हमने लिखा है। तो बताइए क्या d से d ये काट दे? क्या कॉमन ले लेंगे? d तो कैंसिल हो जाएगा अर्थात आपका आ जाएगा 2xy बटा क्या? x प्लस y। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दूरी बराबर हो, दूरी क्या हो? बराबर हो, तो दूरी बराबर होने के केस में दोनों दूरियों को एक अलग अलग चाल से तय किया जाए, तो एवरेज स्पीड जो होती है 2xy डिवाइडेड बाई क्या? x प्लस y होती है, यानी 2 गुने चालों का गुणनफल बटा चालों का योगफल के बराबर होती है। 2 गुने चालों का गुणनफल बटा चालों के योगफल के बराबर होती है। अर्थात आप इसको कह सकते हैं HM ऑफ स्पीड, यानी हार्मोनिक मीन स्पीड का, यानी x और y का हार्मोनिक हरात्मक माध्य। ध्यान समझिएगा, हरात्मक माध्य 3 तरह के होते हैं मेरे दोस्त। पहला होता है समानांतर माध्य, दूसरा होता है गुणोत्तर माध्य और तीसरा होता है हरात्मक माध्य। ध्यान से समझना, अगर हम 2 संख्या x और y लेते हैं तो इसका अर्थमेटिक मीन जो होगा AM जो होता है वह होता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। समानांतर माध्य जो होता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। दूसरा x और y अगर जीपी में है तो इसका GM, यानी GM का मतलब जियोमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य होता है अंडर रूट क्या? x इंटू वाई, जबकि x और y का ही HM जो होता है वह होता है क्या?
2xy डिवाइडेड बाई क्या, x प्लस वाई। ध्यान देंगे इन तीनों में भी रिलेशन होता है, इन तीनों में भी रिलेशन होता है। पहला रिलेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पहला रिलेशन होता है कि हमेशा टू नंबर्स ए एंड बी के लिए एम की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन होगी जीएम के वैल्यू से, और ग्रेटर देन होगा एचएम की वैल्यू से। यहां से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एम हमेशा बड़ा होगा दो संख्याओं का, उन दोनों संख्याओं के जीएम से, और बड़ा होगा क्या, एचएम से। और दूसरा रिलेशन आपके पास आता है जीएम का स्क्वायर बराबर एम इंटू एचएम, एम इंटू क्या, एचएम, अर्थात जीएम का जो वैल्यू होगा अंडर रूट एम इंटू एचएम के बराबर होगा, एम इंटू एचएम के बराबर होगा। क्या हमने लिखा है कि गुणोत्तर माध्य का मान, गुणोत्तर माध्य का मान अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के गुणनफल के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ये आप दोनों नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। यहां से आपके सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान समझिए। तो हमने क्या कहा कि एवरेज स्पीड जो होती है हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड्स होता है, हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड्स होता है। तो अब अपने सवाल पे हम आए, अपने सवाल पे यदि हम आते हैं तो हमारे पास जो सवाल था वह था कि 420 किलोमीटर गया और 420 किलोमीटर वापस आया, अर्थात दोनों केस के लिए दूरी बराबर था, तो इस दूरी से कोई लेना देना हमें नहीं होगा। और इस दूरी से जब हमें कोई लेना देना नहीं होगा तो डायरेक्ट एवरेज स्पीड जब लिखेंगे तो एवरेज स्पीड बराबर होगा, एवरेज स्पीड बराबर होगा 2 इंटू 75 इंटू 50 बटा 125, 70 और 50 जोड़ेंगे 125, 25 तिया 75, 25 पचे 125, 5 से 10 बार में 10 तिया 30, 30 दूना कितना, 60 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर क्या, ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रहे दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, ये वाला x है, और देख लीजिए ये x जो है क्या बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। ध्यान दीजिएगा, आपको बता दें किसी भी इरेगुलर पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन, दैट मींस समबहुभुज और विषम बहुभुज। ध्यान देना है, किसी भी बहुभुज या समबहुभुज या विषम बहुभुज, कुछ भी हो सकता है। समबहुभुज का टाइप्स होता है विषम बहुभुज और समबहुभुज। किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का जो योगफल होता है वह हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। सभी बहिष्कोणों का जो योगफल होता है वह क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। और किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जो योगफल होता है वह चलता है n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर। अंतःकोणों का जो योगफल होता है, अंतःकोणों का योग जो होता है वह होता है n-2 कितना, 180 डिग्री के बराबर। अंतःकोणों का योग जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां n जो होगा वह होगा बहुभुज में भुजाओं की संख्या, बहुभुज में भुजाओं की संख्या, बहुभुज में भुजाओं की संख्या। दूसरा, सभी बहिष्कोणों का योगफल, बहिष्कोणों का योगफल चाहे वह कोई भी बहुभुज हो, यह n पर डिपेंड नहीं करता है, यह n पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है, यानी भुजाओं की संख्या पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। ये हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है, हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ध्यान देंगे, ये हमें निकालना क्या है, x जो है एक पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है। तो ध्यान देंगे सभी बहिष्कोणों का योगफल जब 360 के बराबर होगा तो इस बहिष्कोण का वैल्यू कितना दे रखा है, इस बहिष्कोण का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना, 80 डिग्री, प्लस इस कोण का बहिष्कोण का मान दिया है 65 डिग्री, प्लस इसका
देख लीजिए, ये अगर इंटीरियर एंगल 90 का है तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल भी क्या 90 का होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर टोटल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जब इंटीरियर एंगल 90 का है तो एक्सटीरियर एंगल भी क्या होगा 90 का होगा, प्लस यहां का एक्सटीरियर एंगल x है और प्लस यहां का एक्सटीरियर एंगल, देखिएगा यहां एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल 115 दे रखा है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा क्या 65 डिग्री होगा, क्या 65 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो ये 115 का है तो 180 माइनस 15 बराबर 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री बराबर आपका 65 डिग्री आ जाएगा, अर्थात यहां 65 डिग्री और बराबर रखेंगे किसके 360 के, बराबर किसके 360 के। ध्यान देंगे, जोड़ते हैं 65 65 130 130 और 70 200 210 300 डिग्री, यानी x प्लस 300 डिग्री बराबर हो गया 360 के। तो x का जो मान होगा 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री अर्थात 60 डिग्री इज द राइट आंसर, यानी x की जो वैल्यू होगी वह कितनी हो जाएगी 60 डिग्री के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन गोज टू डी, यही आपका इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, लास्ट में दिया हुआ है cos 179 डिग्री, cos 179 डिग्री सब प्रोडक्ट में है, का मान क्या होगा, सब क्या है प्रोडक्ट में है। ध्यान दीजिएगा क्या है मेरे दोस्त, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री डॉट 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 cos 179 डिग्री का मान क्या होगा, cos 179 डिग्री का मान क्या रहा होगा। मेरी बातों को समझेंगे। ये सीरीज जो है 1 से शुरू होकर 179 तक जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बीच में ही कहीं cos 90 आ रहा होगा, बीच में कहीं क्या cos 90 आ रहा होगा। और ध्यान दीजिएगा cos 90 अपना वैल्यू 0 देता है, cos 90 अपना वैल्यू 0 देता है, जिसके कारण ये तो टर्म 0 होगा, इसके पहले कोई भी संख्या हो, एनी नंबर हो और इसके बाद भी कोई संख्या एनी नंबर हो तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर गिव्स 0, अर्थात इस सवाल का सही उत्तर जो होगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या सी। मेरी बात उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आई होगी, समझ में आई होगी। आज का सेशन हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगले सेशन में फिर से मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।